अभिनव, क्या अब हम अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं? अभिनव जैसे ही पाखी की तरफ बढ़ने लगा, पाखी समर्थ की शर्ट कसकर पकड़कर बोली, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं जाना हमें इनके साथ। ये बहुत बुरे हैं। अभिनव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, समर्थ उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए बोला, दूर रहिए, पाखी कहीं नहीं जाएगी और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अभिनव मुस्कुराकर बोला, मिस्टर राजपूत, आपके पास कल सुबह 8 बजे तक का वक्त है। आप हमारी बीवी को हमारे घर छोड़ जाइएगा या अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाइए। वो क्या है, हम चाहते हैं आप खुद इन्हें छोड़ने आए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम खुद आपके घर आएंगे, वो भी ऐसे कि पूरे उदयपुर को पता चलेगा। अभिनव वहां से चला गया। आरव, समर्थ आप लाडो को अपने साथ ले जाइए, हम घर जाते हैं। समर्थ ने हाँ कहा और पाखी को लेकर महल आ गया। पाखी कब से शांत थी। समर्थ ने उसे बेड पर बिठाकर कहा, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाखी गुस्से से उसे देखकर बोली, आप हमारी डील करने वाले थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की। समर्थ ने मुस्कुराकर उसका चेहरा पकड़कर कहा, बीवी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो तो हमने बस अभिनव को। पाखी उसके सीने पर मारते हुए बोली, आपने ऐसा सोचा कैसे? आप हमारी डील कर रहे थे। समर्थ ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं बीवी जी। पाखी नाराजगी से उसे देखने लगी। समर्थ उसके गाल पर किस करके बोला, अच्छा बाबा, सॉरी, अब नहीं करेंगे। पाखी उसके सीने से लगकर सुबकते हुए बोली, हमें नहीं जाना वहाँ, उसके घर, वो बहुत बुरा है। समर्थ उसका सिर सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। पाखी उसके सीने से लगी सुबकती रही। काफी देर बाद समर्थ ने उसका चेहरा देखा तो पाखी रोते रोते उसके सीने से लगी सो चुकी थी। समर्थ ने मुस्कुराकर उसे लिटाया और जाने लगा, लेकिन जा नहीं पाया। पाखी ने नींद में भी कसकर उसकी शर्ट को पकड़ रखा था। समर्थ वापस बैठकर सोचने लगा। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह पाखी उठी। इस वक्त 6:30 बज रहे थे। टाइम देखते ही पाखी घबरा गई। उसे अभिनव की बातें याद आने लगीं। पाखी उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर आई। उसने सिंदूर की डिब्बी उठाई। उसे अभिनव की बात याद आई कि वो उसकी पत्नी है। उसके हाथ से डर से डिब्बी छूट गई। डिब्बी गिरते उससे पहले ही समर्थ ने उसे पकड़ लिया। समर्थ ने चुटकी में सिंदूर लिया और पाखी की मांग में लगाते हुए बोला, बीबी जी, डरिए मत, हम हैं ना। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और नीचे आ गई। कुछ देर बाद समर्थ भी आ गया। सब नाश्ता कर रहे थे और पाखी टेंशन में बैठी थी। पाखी ने घड़ी देखी जिसमें 7:30 बज रहे थे। टाइम देखते ही पाखी फिर घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था आज टाइम कितनी जल्दी गुजर रहा हो। सबने नाश्ता किया। पाखी किचन में बाकी के काम करने लगी। समर्थ किचन में आया। पाखी परेशानी में सारे काम कर रही थी। समर्थ ने उसके हाथ से प्लेट लेकर रखते हुए कहा, बीबी जी, कहा ना परेशान मत होइए। पाखी उसकी घड़ी की तरफ इशारा करने लगी। समर्थ असमझ से बोला, क्या? पाखी, टाइम कितना हुआ है? समर्थ ने घड़ी उसके आगे करके कहा, 8:15। और हम जानते थे वो कुछ नहीं करेगा। इतने में अभी भागते हुए आकर हाँफते हुए बोली, भाई साहब, वो टीवी पर। समर्थ, अभी क्या हुआ? अभी। भाई साहब जल्दी चलिए, आप खुद देख लीजिए। समर्थ पाखी ने एक दूसरे को देखा और अभी के साथ चले गए। दोनों ने हॉल में आकर देखा, टीवी पर अभिनव और पाखी की किस वाली फोटो के साथ उनकी शादी की न्यूज़ चल रही थी। रिपोर्टर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस फोटो से साफ पता चल रहा है कि ये कपल्स हैं, और हमें आज ही पता चला कि हमारी कुंवर रानी सा और कुंवर सा की शादी नहीं हुई है, क्योंकि मिसेस पाखी सिंह और अभिनव सिंह का डिवोर्स नहीं हुआ है। समर्थ ये सब गुस्से में देखे जा रहा था। पाखी की आंखें नम हो गईं। आरव और बाकी सब भी आ चुके थे। आरव, समर्थ अब क्या करें? सारे चैनल्स पर यही न्यूज है और उसने ये फोटोज कब ली पता नहीं। किरण, ये शादी के टाइम की फोटोज है। पाखी सर झुकाए खड़ी थी। इतने में गार्ड भाग कर आते हुए बोला, सर, बाहर बहुत भीड़ जमा हो चुकी है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। बाहर मीडिया, पुलिस और
और समर्थ गुस्से से बोला, और क्या? गार्ड, सर सब आपसे और कुंवर रानी सा से बात करना चाहते हैं। और अभिनव सर के गार्ड्स आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अभिनव सर आने वाले हैं। समर्थ जैसे ही बाहर जाने लगा, वीर ने उसे रोक लिया। समर्थ ने नामे सिर हिलाया और बाहर जाने लगा। इतने में अभिनव अंदर आते हुए बोला, कुंवर सा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद यहाँ आ गए। समर्थ बाहर जाने लगा। इतने में अभिनव, नेहा, आकाश, वकील और कमिश्नर के साथ अंदर आते हुए बोला, कुंवर सा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद यहाँ आ गए। हमने कहा था आपसे, अगर 8 बजे तक आप पाखी को हमारे पास छोड़ने नहीं आए तो हम खुद आपके घर आएंगे, वो भी ऐसे कि पूरा उदयपुर देखेगा जो हमने किया। समर्थ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो कमिश्नर बीच में आ गए। अभिनव मुस्कुराकर बोला, कुंवर सा, हम तक पहुंचने से पहले आपको कानून से लड़ना होगा। समर्थ, कमिश्नर सामने से हटिए, ये हमारा शहर है और यहाँ क्या होगा इसका फैसला हम करेंगे, कोई और नहीं। कमिश्नर दोनों तरफ से फंस चुका था। वीर की तरफ देखकर बोला, राजा साहब, आप हमेशा सही फैसला करते हैं, इस बार भी कीजिए, ये हमारे बस की बात नहीं। वीर सोचने पर मजबूर हो गए। अभिनव उनके सामने बैठकर बोला, सुना है आप हमेशा सही फैसला करते हैं, उम्मीद है इस बार भी करेंगे। वीर, क्या सबूत है आपका तलाक नहीं हुआ? अभिनव ने वकील को इशारा किया। वकील ने पेपर्स वीर को दे दिए। सारे पेपर्स देखने के बाद वीर ने समर्थ पाखी को देखा। समर्थ उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। वकील, राजा साहब, सही फैसला करना, वरना गलत फैसला करने पर कोर्ट ने अगर फैसला किया तो आपको पछताना पड़ सकता है। वीर मुस्कुराकर बोले, वकील, अपनी राय अपने पास रखिए, ये हमारा शहर है, यहाँ का कानून भी हमारा है। कुछ सोचकर वीर ने गहरी सांस लेकर अभिनव से कहा, ठीक है, आप पाखी को ले जा सकते हैं। पाखी हैरानी से उन्हें देखने लगी और अभिनव मुस्कुराने लगा। समर्थ, बाबा सा, क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है। आप, वीर उसे रोककर बोले। समर्थ, हमने फैसला कर लिया है। समर्थ, इस बार आपका फैसला गलत है बाबा सा, और आपके इस फैसले की सजा हमें मिल रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पाखी कहीं नहीं जाएगी। वीर कड़क आवाज में बोले, हमारा फैसला कोई नहीं बदल सकता। समर्थ कुछ सोचकर पाखी के सामने आकर उसके हाथों को पकड़कर बोला, आपको हम पर भरोसा है? पाखी ने हाँ में सर हिला दिया। समर्थ, आप हम पर भरोसा कीजिए और इनके साथ जाइए। पाखी ने उसके हाथों को झटका और पीछे होते हुए बोली, कभी नहीं, हम कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। हमें आप पर भरोसा है, पर हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। पाखी वहां से बाहर भाग गई। समर्थ उसके पीछे आया, देखा पाखी गाड़ी लेकर निकल गई। अभिनव बाहर आकर चिल्लाया, आकाश, गाड़ी निकालो। समर्थ भी अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, पर पाखी सबकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। आरब, समर्थ, अभिनव सब पाखी को ढूंढ रहे थे। समर्थ, अभिनव ने पूरी फोर्स को पूरे शहर में दौड़ा दिया। मीडिया वीर के महल के बाहर ही थी, इसलिए हर चैनल पर पाखी के गायब होने की न्यूज चल रही थी। उधर अभिनव की गाड़ी में आकाश ने किसी से बात की और फोन काट कर अभिनव से बोला, सर, मैम का पता चल गया, वह महादेव के पुराने मंदिर काल्पनिक की तरफ जा रही हैं। अभिनव गुस्से में बोला, तो चलिए वहाँ। वहीं पाखी ने मंदिर के सामने गाड़ी रोकी और कार से गन लेकर मंदिर में चली गई। मंदिर काफी पुराना था, वहाँ पाखी के अलावा कोई भी नहीं था। पाखी महादेव की मूर्ति के सामने आकर बोली, आपको मजा आता है हमें परेशान करने में? आप हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पहले आपने हमसे हमारे माँ पापा को छीन लिया, हम ये सोचकर खामोश हो गए, शायद हमारी तकदीर में उनका साथ यहीं तक था। लेकिन नहीं, आपको हमें और परेशान करना था तो इस इंसान को भेज दिया, वो इतना सब करके चला गया। आपसे हमारी खुशी नहीं देखी जाती। कुछ पलों के लिए हमारी जिंदगी में खुशियां लाकर वापस उस इंसान को हमारी खुशियां छीनने के लिए भेज दिया। पर इस बार नहीं, इस बार हम उसे अपने साथ कुछ नहीं करने देंगे। इस बार हम ना आपकी चलने देंगे और ना ही उस शैतान की। इस बार सिर्फ हमारी चलेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये जिंदगी हमारी है, इसे कैसे जीना है वो हम डिसाइड करेंगे, ना आप ना वो शैतान। पाखी वहां से जाने लगी, फिर रुककर पलटकर बोली, जाने से पहले आपसे
कुछ मांगना चाहते हैं। हमारे कुंवरसा और भाईसा का ख्याल रखना। पता नहीं वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। हमारे जाने के बाद दोनों ही टूट जाएंगे और बाकी सबकी जिम्मेदारी भी आपको सौंप कर जा रहे हैं। अब इतनी बात तो आप हमारी मान ही सकते हैं। पाकी वापस जाने के लिए पलटी। सामने से अभिनव आ रहा था। पाकी ने गुस्से से गन पर पकड़ बना ली। अभिनव उसके सामने आकर बोला, थैंक गॉड बेबी डॉल, आप सही सलामत हैं। आपने कितना डरा दिया था हमें। पाखी मुस्कुराकर बोली, आप डरते भी हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो लगा आप तो सिर्फ दूसरों को दर्द देना जानते हैं। अभिनव मुस्कुराकर उसके गले लगाकर बोला, डर तो सिर्फ आपको खोने का है, बाकी हम किसी से नहीं डरते। पाखी के दोनों हाथ नीचे थे। गन देखकर बोली, मौत से भी नहीं। अभिनव वैसे ही उसके गले लगे हुए बोला, बेबी डॉल, अभिनव सिंह को सिर्फ आपको खोने का डर है, मरने का नहीं। पाखी ने गन पेट पर रखकर बिना डरे चला दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही अभिनव की सांसें एक पल को अटक गईं। उसने पाखी को अलग करके खुद को देखा। उसकी शर्ट पर खून था, पर उसे किसी तरह का दर्द नहीं हो रहा था, जिससे वो समझ गया गोली उसे नहीं लगी। उसने पाखी का चेहरा देखा, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। अभिनव ने उसके हाथ को देखा, जिसमें गन थी। गन से धुआं निकल रहा था। अभिनव सोचते हुए, गोली हमें नहीं लगी, गन से धुआं निकल रहा है तो गोली किसे। इतना कहते ही उसने पाखी को ऊपर से नीचे तक देखा। असल में पाखी ने खुद को गोली मारी थी। पाखी के पेट से खून बहता जा रहा था। पाखी वैसे ही मुस्कुराते हुए अटकते हुए बोली, हम जीत गए और आप हार गए। हमने कहा था ना, हम हम आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। पाखी सिर्फ समर्थ की है और हमेशा उन्हीं की रहेगी। हम किसी को खुद के पास नहीं आने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें मरना क्यों ना पड़े। हम मरना मंजूर कर सकते हैं। पाखी ने अपने पेट पर हाथ रखा और दर्द से आंखें बंद करके अटकते हुए बोली, आपके साथ जाना कभी नहीं। पाखी ने उसे पीछे धक्का देकर नफरत और गुस्से से उसे देखते हुए कहा, नफरत करते हैं हम आपसे, बेइंतहा नफरत। हम आपके साथ जाना कभी मंजूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। और जब हम रहेंगे ही नहीं, तो आप ना हमें अपने साथ ले जा पाएंगे और ना ही हमारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। पाखी ने इतना सब बिना अटके एक सांस में कह दिया, पर अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पाखी अपने पेट को कसकर पकड़ते हुए वहीं मंदिर के फर्श पर बैठ गई। अभिनव ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पाखी छटपटाते हुए दर्द से बोली, हमें नहीं जाना आपके साथ, छोड़िए। इतना कहते कहते पाखी बेहोश हो गई। अभिनव गाड़ी में बैठा। पाखी अब भी उसकी गोद में थी। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रही थी। हॉस्पिटल आकर अभिनव ने पाखी को एडमिट किया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने लगा। उधर समर्थ और सबको पता चल चुका था। समर्थ हॉस्पिटल आया। वहां सब पहले से ही पहुंच चुके थे। समर्थ आरव के सामने आकर बोला, पाखी कैसी है। आरव खुद होश में नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा तो समर्थ राणा के सामने आकर बोला, बाबा साहब आप तो बताइए पाखी कैसी है, कहाँ है। राणा ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ पता नहीं कैसी है। समर्थ अभिनव को देखकर गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अगर पाखी को कुछ हुआ ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभिनव अपना कॉलर छिड़वाकर बोला, पाखी हमारी पत्नी है, आपको हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही समर्थ ने खींचकर एक पंच अभिनव को जड़ दिया। अभिनव अगले ही पल जमीन पर पड़ा था। समर्थ एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़कर दूसरे से उंगली दिखाते हुए बोला, पाखी ना कभी आपकी पत्नी थी और ना होगी, तो अपनी जुबान पर उनका नाम भी मत लाना। एक नर्स आकर बोली, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये अस्पताल है, आपकी जंग का मैदान नहीं। समर्थ ने अभिनव को छोड़ा और अलग जाकर खड़ा हो गया। नेहा ने उसे उठाया और उसके होठों पर लगा खून साफ करने लगी। अभिनव उससे दूर झटक कर बोला, डोंट टच मी। समर्थ एक कोने में खड़ा हो गया। वीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा पाखी ठीक हो जाएगी,
समर्थ उसका हाथ हटाकर बोला, सच कहें तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपके फैसले की वजह से ये सब हुआ है। हमने कहा था ना, आपका फैसला गलत है। वीर, समर्थ, हमारा फैसला अब भी वही है। ठीक होते ही पाखी अभिनव के साथ ही जाएंगी। समर्थ, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? वीर एकदम खामोश हो गए। उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। समर्थ ने उन्हें गुस्से से देखा और दूर जाकर खड़ा हो गया। बहुत देर हो चुकी थी, पर ऑपरेशन थिएटर से कोई बाहर नहीं आया। सब बाहर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, पाखी कैसी हैं? डॉक्टर को देखते ही अभिनव ने पूछा। डॉक्टर, हमने गोली तो निकाल दी है, पर उनकी बॉडी कोई रिस्पांस नहीं कर रही। हमने पूरी कोशिश की, पर सॉरी, इस वक्त हमने उन्हें मशीनों के सहारे रखा है। लगता है वो जीना नहीं चाहती, पर अगले 12 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। आई एम सॉरी। डॉक्टर वहां से चले गए। आरव उनकी बात सुनकर भी खामोश रहा। समर्थ अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मत जाइए। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? हमने कहा था आपसे, हम सब ठीक कर देंगे। फिर क्यों? समर्थ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करे तो क्या करे? शाम हो चुकी थी, पर पाखी को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बाहर आकर बोले, आई एम सॉरी, वो अभी भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही। हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनके अंदर भी जीने की इच्छा होनी चाहिए। समर्थ, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, श्योर। समर्थ अंदर जाने लगा। अभिनव उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो नेहा उसे रोकते हुए बोली, अगर पाखी जिंदा सही सलामत चाहिए तो उन्हें अंदर जाने दीजिए। अभिनव को उसकी बात सही लगी तो वो रुक गया। समर्थ अंदर आया। पाखी को ऐसे देखकर उसका दिल धक से रह गया। पाखी का चेहरा पीला पड़ चुका था। समर्थ धीरे धीरे उसके पास आया। पाखी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। उसकी आंखें बंद थीं। समर्थ ने कांपते हुए हाथ से पाखी का हाथ पकड़ा। वो कुछ देर उसे वैसे ही देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कुंवर रानी सा, आप बहुत खराब हैं। कितना परेशान करती हैं आप हमें। आप हमारे बारे में कभी नहीं सोचती, एक बार भी नहीं। ये नहीं सोचा आपके बिना कैसे रहेंगे। और आरब, उनका क्या? वो तो एकदम खामोश हो चुके हैं। एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने अभी तक। क्यों किया आपने ऐसा? हमने क्या क्या सोचा था कि आप उस अभिनव से लड़ेंगी, उसे उसकी गलती का एहसास करवाएंगी। सब ठीक होने के बाद हम खुशी से रहेंगे। कुछ साल बाद हमारा एक खुशहाल परिवार होगा। पर आपने सब। पाकी, प्लीज उठिए ना। सब आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। हम वादा करते हैं, आपको अभिनव के साथ नहीं जाने देंगे। आप ही कहती थी ना, सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं। आपने आरब को समझाया, फिर खुद क्यों ऐसा किया? पहले आप हमसे दूर भागती रहीं, किसी तरह मानी तो ये सब कर लिया। एक बार हमारे बारे में सोचा होता। समर्थ ने पाखी के पास लेटकर उसे गले लगाया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर रोने लगा। इतने में उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। छुअन महसूस करते ही उसने पाखी को देखा। पाखी ने धीरे से नामे सिर हिला दिया। समर्थ ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। पाखी ने उसके आंसू पोंछे और चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाकर धीमी आवाज में बोली, पाखी हमेशा आपके साथ रहेगी। हम किसी और के साथ जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाखी लंबी सांस लेकर बोली, हमारा एक काम करेंगे? पाखी ने अपनी हथेली आगे कर दी। समर्थ ने उसे देखा और हाँ में सर हिला दिया। पाखी, ऐसे नहीं, वादा कीजिए। समर्थ ने उसकी हथेली पर हाथ रख दिया। पाखी की सांसें उखड़ने लगी थीं। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, हमारे जाने के बाद आप रोएंगे नहीं। भाई साहब और बाकी सब का ख्याल रखेंगे। समर्थ परेशान होकर बोला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, हम कुछ नहीं होने देंगे। समर्थ उसकी उखड़ती सांसों को देखकर बोला, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। समर्थ जाने लगा तो पाखी ने उसका हाथ पकड़ लिया। समर्थ ने उसे देखा तो पाखी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। समर्थ उसके पास आया तो पाखी ने उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके गाल पर किस करके बोली, एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? समर्थ ने आंखें बंद करके नाराजगी से नामे सिर हिला दिया। पाखी मुस्कुराकर लंबी सांस लेकर बोली, जब भी आपको हमारी याद आए, अपने दिल पर हाथ रखकर
आंखें बंद करके बस अपनी धड़कनों को महसूस कर लेना। हम आपको आपकी धड़कनों में मिलेंगे। आपको हमारी इच्छा पूरी करनी होगी। पाखी ने समर्थ से कुछ कहा तो समर्थ ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अभी डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। समर्थ वहां से चला गया। उसने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने उसे बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चले गए। अभिनव और समर्थ दोनों बाहर खड़े दरवाजे पर लगे कांच से अंदर देख रहे थे। पाकी की हालत खराब होती जा रही थी। उसने अटकते हुए डॉक्टर से कुछ कहा। डॉक्टर, आर यू श्योर? पाखी ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर कुछ पेपर्स उसके सामने कर दिए। पाखी ने मुश्किल से उखड़ती हुई सांसों से साइन कर दिया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, पर उसकी पल्स रेट गिरती जा रही थी। डॉक्टर भी परेशान हो चुके थे। डॉक्टर की कोशिश जारी थी। पाखी ने कसकर चादर पकड़ ली। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह गए। अगले ही पल उसकी पकड़ छूट गई। डॉक्टर ने पाखी की पल्स रेट देखी, फिर उसे देखकर गहरी सांस लेकर बाहर आ गए। समर्थ, वो कैसी है? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिनव, डॉक्टर कैसी है वो? डॉक्टर, आई एम सॉरी मिस्टर राजपूत, सी इज नो मोर। इतना सुनते ही समर्थ की सांसें अटक गईं। वो बस मूर्ति की तरह खड़ा रहा। अभिनव की भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आरव के कानों में बस डॉक्टर की बात गूंज रही थी। आरव बाहर की तरफ बढ़ा, इतने में बेहोश होकर गिर गया। समर्थ ने उसे देखा और जल्दी से उसे वार्ड में लेकर चला गया। डॉक्टर ने उसे चेक करके कहा, इनका बीपी लो हो गया, बाकी ये ठीक हैं, कुछ देर में होश आ जाएगा। समर्थ डॉक्टर के पास बाहर आया। अभिनव डॉक्टर के सामने आकर बोला, आप हमारी पत्नी की बॉडी हमें दीजिए, हम उन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। समर्थ को गुस्सा बहुत आ रहा था, पर वो हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अभिनव को उंगली दिखाकर बोला, वो बॉडी नहीं है, हमारी पाखी है। अभिनव ने उसकी बात पर ध्यान न देकर जैसे ही डॉक्टर से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, डॉक्टर ने उसे बीच में रोककर कहा, सॉरी सर, पर हम आपको बॉडी नहीं दे सकते। उन्होंने मरने से पहले अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी। अभिनव हैरानी से बोला, व्हाट रविश, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? समर्थ को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पाखी ने उससे यही तो मांगा था। डॉक्टर, सर, हॉस्पिटल के रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही उनके सिग्नेचर ले लिए थे। अभिनव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो डॉक्टर ने कहा, सर, आप अपनी लिमिट में रहिए। ये हमारा हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। यहाँ आपकी नहीं, हमारी चलेगी। अभिनव ने कुछ कहना चाहा तो नेहा उसे रोककर बोली, हम हॉस्पिटल के रूल्स नहीं बदल सकते, अब तो उन्हें छोड़ दीजिए। अभिनव ने उसे गुस्से से देखा और चला गया। आरव को होश आ चुका था। वो किसी से कुछ कह नहीं रहा था, बस वहां से जाना चाहता था। समर्थ ने आंखें बंद करके खुद को शांत किया और सबको बाहर जाने को कहा। आरव बाहर जाने लगा तो समर्थ ने उसे वापस बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठकर बोला, आरव, कहाँ जा रहे हैं? आरव ने कुछ नहीं कहा। समर्थ उसका हाथ पकड़कर भरे हुए गले से बोला, पता है, पाखी ने जाने से पहले हमसे वादा लिया था, हम उनके जाने के बाद रोएंगे नहीं, आपका और सबका ख्याल रखेंगे। उसकी भरी हुई आवाज़ सुनकर आरव ने उसे देखा। समर्थ से बोलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, पता है, जाने से पहले भी वो हमारे साथ रहना चाहती थी, हमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर चली गई हमें अकेला छोड़कर, हमेशा के लिए। आरव उसके चेहरे को देख रहा था। समर्थ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर इस वक्त उसका मन रोने का कर रहा था, जिससे उसके चेहरे की बेचैनी साफ पता चल रही थी। आरव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रोना है तो रोइए। इतना सुनते ही समर्थ उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। आरव भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, पर समर्थ को संभालना था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। समर्थ रोते हुए बोला, खो दिया हमने हमारा प्यार, हमसे दूर हो गया। कितनी कोशिश के बाद हमने अपना प्यार हासिल किया था, कितने जतन करने के बाद वो हमसे मिली थी। एक पल में हमसे सब छीन लिया, महादेव ने सब। अभी तो मिली थी वो हमें और। समर्थ बस रोए जा रहा था। आरव को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने समर्थ को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछकर बोला, बस अब और नहीं, आपने पाखी से वादा किया है ना? समर्थ ने हाँ में सर हिला दिया। आरव, हमें उनसे मिलना है। समर्थ उसे लेकर चला गया।
आरब ने उसे बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। आरब धीरे धीरे पाखी की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथ से पाखी के चेहरे से सफेद कपड़ा हटा दिया। अब पाखी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और घुटनों पर बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने पाखी के साथ बिताया हर एक पल घूम रहा था। पाखी का उसे बचाने से लेकर अब तक का हर एक पल। आरब रोते हुए बोला, क्यों किया आपने ऐसा लाडो? ये सब करने से पहले आपने जो हमसे कहा था उसे याद कर लेती। हमसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अपने खुद के वक्त क्या हो गया था? हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? और समर्थ, उनका क्या? बहुत प्यार करते हैं आपसे। कैसे रहेंगे आपके बिना? आरब काफी देर तक वहां बैठा रोता रहा, फिर खुद को शांत करके बाहर आ गया। समर्थ ने उसे पाखी का बॉडी डोनेट करना बता दिया। आरब ने समर्थ को अपने साथ हवेली चलने को कहा। समर्थ भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सब हॉस्पिटल से चेहरों पर उदासी और दर्द लेकर घर चले गए। अभिनव भी तुरंत जयपुर चला गया। 2.5 साल बाद वीर का महल। समर्थ अपने कमरे में कपड़े पैक करते हुए किसी से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, हम बस निकल रहे हैं 3-4 दिनों के लिए। हाँ हाँ, हम इस बार जरूर लेकर आएंगे। समर्थ ने फोन काटा और बैग पैक करके नीचे आ गया। वीर उसे बाहर जाता देखकर बोले, समर्थ आप कहीं जा रहे हैं? समर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर से आती सुमित्रा ने कहा, समर्थ कहाँ जा रहे हैं? समर्थ बिना किसी भाव के बोला, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। समर्थ ने बिना पलटे ही जवाब दिया और तेज कदमों से चला गया। सुमित्रा ने वीर से कुछ नहीं कहा और वो भी चली गई। वीर वहां खड़े समर्थ को जाते देखते रहे। कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए वो भी अपने कमरे में चले गए। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। वीर ने अपने गलत फैसले के बाद ही राजा की गद्दी समर्थ को दे दी। समर्थ ने राजा की पोस्ट को अपनाया, पर वो खुद किसी के फैसले नहीं करता था। उसने सबको आज़ादी दी, खुद अपनी समस्या को सुलझाएं। अगर उसके बाद कुछ ना हो तब उसके पास आएं। इन दिनों वीर ने समर्थ से बात करने की कोशिश की, पर वो उनसे बात ही नहीं करता था। उल्टा हर महीने 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाता था, वो भी अकेला। गार्ड्स भी उसके साथ नहीं रहते थे। क्यों और कहाँ जाता था किसी को नहीं पता। कुछ देर बाद समर्थ आरब के घर पहुंचा। वो जैसे ही अंदर आया, एक छोटा सा बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए आकर उसके पैर से लिपटकर अपनी प्यारी सी आवाज में तुतलाते हुए बोला, हैंडपंप बचाओ हमें। मम्मा कब से हमारे पीछे इतना बड़ा ड्रिंक का गिलास लेकर घूम रही हैं। समर्थ ने मुस्कुराकर उसे गोद में लेकर कहा, वरुण आपको मम्मा की बात माननी चाहिए ना। वरुण अपने नन्हे से हाथ से अपने माथे पर मारकर बोला, ओहो, अब आप मम्मा की साइड मत लेना। कब से हमें परेशान करते रहा है। ये वाली मम्मा न पुरानी हो चुकी हैं। अब आप एक काम कीजिए, हमारे लिए नई मम्मा ले आइए। समर्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। एक बरूड़ी था जो उसकी मुस्कुराहट की वजह बन जाता था। किरण कब से कमर पर हाथ रखे उसे मुंह खोलकर देख रही थी। समर्थ ने वरुण को आंखों से इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वरुण, हैंडपंप आप क्या तल रहे हो? समर्थ, आपकी मम्मा। वरुण ने पीछे देखा, फिर झट से अपने दोनों हाथों से कसकर समर्थ के गले को पकड़कर बोला, फंस गया मम्मा हमें इतना सारा। इतना कहते कहते वो आंखें घुमाकर सोचने लगा। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, भाषण। वरुण, हाँ हाँ वही देंगी। समर्थ हंसते हुए अंदर आकर बैठ गया। वरुण अब भी उसकी गोद में था। समर्थ ने किरण से जूस लिया और वरुण को कहानी सुनाते हुए जूस पिला दिया। वरुण ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप कहानी सुनते हुए जूस खत्म किया। समर्थ उसका मुंह साफ करते हुए बोला, बच्चा आपके पापा कहाँ हैं? वरुण टेढ़ा मुंह बनाकर बोला, सलू अपने कमरे में है। समर्थ ने उसे घूरा तो वरुण ने उसे स्माइल पास कर दी। समर्थ ने उसे किरण को दिया और खुद आरव के कमरे में चला गया। समर्थ अंदर आया। आरव रेडी हो रहा था। समर्थ, हम बाहर जा रहे हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा। समर्थ, जल्दी आ जाएंगे। आरव ने हामी सर हिला दिया। समर्थ उसके गले लग गया। आरव उसकी पीठ सहलाकर बोला, ख्याल रखना। समर्थ ने खुद को शांत करके कहा, हम। आरव समर्थ दोनों चले गए। आरव बहुत कम बोलता था। हर वक्त बस खामोशी उसके साथ रहती थी। किसी से कुछ नहीं कहता था। आरव ऑफिस चला गया।
और समर्थ जहाँ वो जाने वाला था। शाम को आरव घर वापस आकर सीधे कमरे में चला गया। किरण और वरुण चुपचाप कमरे के बाहर आकर दरवाजे से झांकते हुए उसे देखने लगे। आरव सोफे पर अपनी आंखों पर हाथ रखे बैठा था। किरण ने वरुण को गिलास लेकर अंदर जाने को कहा। वरुण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में गिलास पकड़ा और छोटे छोटे कदमों से आरव के पास आ गया। उसने गिलास टेबल पर रखा और सोफे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जैसे तैसे चढ़ा और आरव से लिपट कर बोला, पापा आप परेशान हो। आरव ने आंखों से हाथ हटाकर देखा। वरुण का क्यूट सा फेस देखकर उसने नामे सर हिला दिया। वरुण ने उसे पानी पीने का इशारा किया। आरव ने पानी पीकर गिलास वापस टेबल पर रख दिया। वरुण सिर हिलाकर बोला, स्लू को डॉल की याद आ रही है। आरव ने उसे अच्छे से गोद में लिया और उसके गाल पर किस करके बोला, हम। वरुण आरव की गोद से उतरा और जाकर साइड टेबल पर रखी पाखी की फोटो लाकर आरव के सामने खड़ा हो गया। आरव ने समझते हुए उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। वरुण पाखी की फोटो देखकर शिकायती लहजे में बोला, डॉल, हमारे स्लू तो आपकी याद आ रही है। किसी से बात नहीं करते, हमसे भी नहीं बात करते, तभी तभी आपके बगल में ढेर सारी बातें करते रहते हैं। आरव उसकी बातें सुन रहा था। वरुण, डॉल आप इन्हें समझाओ ना, हमसे बात करें। वरुण ने पाखी की फोटो आरव के सामने करके कहा, डॉल से बात कर लो। आरव कुछ देर पाखी की फोटो देखता रहा, फिर उसे साइड रखकर वरुण को सीने से लगा लिया। एक वरुण ही तो था जिससे वो बिना हिचकिचाए अपने दिल की बात कह सकता था, अपने दिल को हल्का कर सकता था। वरुण भी उसकी बातों को समझकर अपने तक ही रखता था। आरव को पाखी की कमी खलती थी, पर वरुण उसे अपनी हरकतों और बातों से मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। वरुण ने अपना चेहरा आरव के सीने से निकाल कर देखा। आरव की आंखें नम थीं। आरव अपना छोटा सा हाथ उसके गाल पर रखकर बोला, पापा लोते नहीं, डॉल को बुरा लगेगा। अगर आप नहीं माने तो हम डॉल से आपकी शिकायत कर देंगे। उसकी धमकी सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया। वरुण उससे चिपक कर ही सो गया। आरव ने उसे बेड पर लिटाया और सिर सहलाता रहा। किरण खाना कमरे में ले आई। आरव शांत रहा। किरण खाने की प्लेट टेबल पर रखकर बोली, खाना। आरव चुपचाप आकर बैठ गया। किरण जाने लगी तो आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। किरण ने पलटकर देखा। आरव चुपचाप सर झुकाए बैठा था। किरण ने उसके पास आकर चेहरा अपनी तरफ किया। आरव ने उसे कमर से पकड़कर अपना चेहरा छिपा लिया। किरण उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, कब तक ऐसे रहेंगे? आरव पहले शांत रहा, फिर वैसे ही बोला, सॉरी, हमारी वजह से आप। किरण ने उसका चेहरा ऊपर करके कहा, हमें आपकी खामोशी से फर्क नहीं पड़ता, बस आपका साथ चाहिए। आरव ने अपलक देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। दोनों ने खाना खाया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। समर्थ वापस आ गया। आते ही उसे मीटिंग की खबर मिली। आरव और समर्थ दोनों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर डाला था। बस कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलने वाला है ये अभी तक किसी को नहीं पता था। उनके साथ और कई बिजनेसमैन ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर डाला था। कल ही मीटिंग में ही रिजल्ट पता चलेगा। ये सोचकर समर्थ सो गया। अगले दिन सब मीटिंग रूम में थे। सब अपना अपना प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से दे रहे थे। अवनव भी वहाँ था। उसे देखकर आरव और समर्थ दोनों को ही गुस्सा आ रहा था, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों शांत थे। टेंडर तो पहले ही डाल दिए गए थे, पर प्रेजेंटेशन के बिना किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला था। वहाँ कोई और भी था जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, पर वो खुद यहाँ मौजूद नहीं था। उसकी जगह कोई और प्रेजेंटेशन दे रहा था। ये बात जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्टर को पता थी। सबके प्रेजेंटेशन के बाद कॉन्ट्रैक्टर सबके सामने लाइट के बीच आकर बोला, आप सभी का प्रेजेंटेशन अच्छा था और हमने डिसाइड कर लिया है हम कॉन्ट्रैक्ट किसे देंगे। सब उसके नाम अनाउंस करने का वेट कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है मिस शिखा सिंह राजपूत को। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ना ही किसी ने कभी उसका नाम सुना था। तभी एक लड़की अंदर आई, पर अंधेरा होने की वजह से किसी को उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मीटिंग रूम में अंधेरा था। सिर्फ प्रोजेक्टर की लाइट शुरू थी। अंधेरे की वजह से लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
प्रेजेंटेशन पूरा हो चुका था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ने लाइट ऑन करने को कह दिया। जैसे ही लाइट ऑन हुई, लड़की ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसने धीरे से अपना हाथ होठों के पास लाकर रोक दिया और आंखें खोलकर देखा। सब उसे ही देख रहे थे। समर्थ, आरव और अभिनव तीनों उस लड़की को अपलक देख रहे थे। उसकी आंखें हल्के नीले रंग की थीं, दूधिया रंग। उसने पर्पल और वाइट कलर की साड़ी पहनी थी। लड़की ने पलटकर हाथ नीचे किया और जाकर कॉन्ट्रैक्टर की चेयर पर बैठ गई। अब उसका चेहरा सब साफ देख सकते थे। समर्थ, आरव, अभिनव हैरानी से उसे देख रहे थे। हैरानी से अभिनव के मुंह से निकला, पाखी। उसकी आवाज़ सुनकर समर्थ और आरव को भी यकीन हो गया कि ये उनका वहम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर, ये है शिखा सिंह राजपूत, पिछले 2 सालों की बेस्ट डीलर। इनका कोई भी काम अब तक गलत नहीं हुआ। इनका प्रेजेंटेशन देखकर हम ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें देंगे। कॉन्ट्रैक्टर शिखा के साथ अपने केबिन में चले गए। बाकी बिजनेसमैन निराश होकर लौट गए और समर्थ, आरव, अभिनव के दिमाग में शिखा चल रही थी। अभिनव भी चला गया, लेकिन उलझन के साथ। एक ही शक्ल के दो लोग कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये हमारी बेबी डॉल नहीं है। उनकी आंखें ब्राउन थीं और इनकी ब्लू हैं। इसी उलझन के साथ वो जा चुका था। समर्थ और आरव नीचे पार्किंग में आ गए। उन्हें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शिखा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और नीचे आ गई। उसे देखते ही आरव उसके गले लगकर बोला, पाखी आप ठीक हैं? हमें लगा आप। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिखा ने उसे दूर धक्का देकर कहा, हेलो मिस्टर, हु आर यू? आई एम सॉरी बट आई एम नॉट पाखी। आई एम शिखा सिंह राजपूत, ऑनर ऑफ राजपूत कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड? आरव उसे हैरानी से देखता रहा। पाखी उससे इस तरह कभी बात नहीं कर सकती थी। आरव, पाखी आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिखा लंबी सांस लेकर बोली, ओ गॉड, वाई यू डोंट अंडरस्टैंड? आई एम नॉट पाखी, आई एम शिखा सिंह राजपूत। समर्थ तो बस एकटक उसे देख रहा था। कजरीली आंखें, छोटी नाक, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, गोल चेहरा, एक हाथ में पर्पल कलर की चूड़ियां, कमर तक बाल जिन्हें हल्का कर्ल करके खुला छोड़ा था। समर्थ को होश तब आया जब शिखा उसके सामने आकर बोली, मिस्टर आप इनके साथ हैं? समर्थ ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि शिखा को देखकर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शिखा, फिर आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं पाखी नहीं हूँ। समर्थ, पाखी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शिखा, नॉट अगेन। बह जाने लगी तो समर्थ उसका हाथ पकड़कर बोला, पाखी आप अपने बर्ताव, पहनावे को बदल सकती हैं। हमारे दिल में जो आपके लिए एहसास हैं उसे नहीं। शिखा उसका हाथ झटक कर बोली, बाट रविश, आर यू मैड? आरव, पाखी यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, आप हमें बता सकती हैं? शिखा परेशान हो चुकी थी, झुंझलाते हुए बोली, पाखी पाखी पाखी, आखिर कौन है ये पाखी? और आप लोग मुझे बार बार पाखी क्यों कह रहे हैं? कितनी बार कहूँ कि मैं पाखी नहीं हूँ? आरव उसके चेहरे को पकड़कर बोला, पाखी आप हमें पहचान क्यों नहीं रही? हम आरव हैं, आपके भाई सा। शिखा ने उसके हाथों को हटाया और 2 कदम पीछे हटकर बोली, डोंट टच मी, मैं अनाथ हूँ। ना मेरे माँ बाप हैं और ना ही कोई भाई। इस शहर में सब पागल हैं क्या? जिसे देखो पीछे पड़ा है। कल एयरपोर्ट पर कुछ लोग मुझे पाखी सिंह कह रहे थे और आज आप लोग शुरू हो गए। लिसन, लास्ट टाइम कह रही हूँ, मैं पाखी नहीं हूँ। मैं कल ही यहाँ आई हूँ और आप में से किसी को नहीं जानती, तो मुझसे दूर रहो, अदरवाइज आई कॉल द पुलिस। आरव आगे बढ़ा तो समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर पीछे करके कहा, हमारी पाखी नहीं है। हमारी पाखी कभी इस तरह बात नहीं करती और अपने भाई सा से तो बिल्कुल नहीं। आप जा सकती हैं मिस शिखा। शिखा उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, थैंक गॉड, किसी को तो समझ आया। शिखा ने अपने बैग से कार्ड निकालकर समर्थ के सामने करके कहा, बाय द वे, अगर कोई काम हो यू कैन कॉल मी। समर्थ ने शिखा को देखा और उससे कार्ड ले लिया। शिखा कार में बैठकर निकल गई। उसके साथ 2 गाड़ियां और थीं, जिनमें उसके गार्ड्स थे। वहीं अभिनव सब कुछ अपनी कार में बैठा देख रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर वह पाखी है तो उसने आरव, समर्थ से अच्छे से बात क्यों नहीं की? उनसे अच्छे से व्यवहार क्यों नहीं किया? और अगर नहीं है
तो उसकी शक्ल पाखी से कैसे मिलती है। अभिनव ने ड्राइवर से चलने को कहा। उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। आरव की आंखों में नमी तैर गई, पर उसने अपने आंसुओं को छिपा लिया और चला गया। समर्थ सिखा के दिए कार्ड को देखता रहा। उसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। कुछ सोचते हुए वो भी वहां से चला गया। उधर अभिनव उसी हॉस्पिटल के सामने था जहां 2.5 साल पहले उसने आखिरी बार पाखी को देखा था। उसकी आंखों के सामने 2.5 साल पहले का नजारा घूम गया। वह बस हॉस्पिटल को देखता रहा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों वो अंदर जाने से कतरा रहा था। शायद ये सोचकर कि कहीं उसे कुछ अविश्वसनीय ना सुनने को मिल जाए। उसके पैर 2.5 साल पहले की बात याद करके अंदर जाने से कांप रहे थे, तो दिल और दिमाग सच जानने की जिद पर थे। अभिनव ने खुद को सहमत किया और अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर आकाश ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से उस डॉक्टर के बारे में पूछा जिसने पाखी को अटेंड किया था। रिसेप्शनिस्ट उसे इशारे से रास्ता बताकर बोली, एमडी सर अपने केबिन में हैं, आप उनसे वहीं मिल लीजिए। आकाश थैंक यू बोलकर चला गया। उसने अभिनव को बताया। अभिनव एमडी के केबिन की तरफ बढ़ गया। हर किसी की नज़र उस पर थी। सब उसे जानते थे और जाने भी क्यों ना, जानी मानी हस्ती जो था, पर सब उसे यहाँ देखकर सवालिया निगाहें उस पर तान कर थे। अभिनव ने महसूस करके तपती निगाहें उन पर डाली तो सबने सर झुका लिया। अभिनव बिना नॉक किए एमडी के केबिन में चला गया। एमडी उसे देखते ही गुस्से से बोला, आप नॉक करके नहीं आ सकते। अभिनव इस वक्त गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके डॉक्टर के सामने चेयर पर बैठकर शांत भाव से बोला, सच सच बताना 2.5 साल पहले क्या हुआ था। डॉक्टर को उसकी बात समझ नहीं आई। वह प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखता रहा। अभिनव उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए बोला, 2.5 साल पहले पाकी सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी। आपने ही उनका इलाज किया था। डॉक्टर को अब उसकी बात समझ आ गई। पाकी वहाँ की कुंवर रानी सा थीं, तो वो उसे कैसे भूल सकता था। हाँ में सिर हिलाकर बोला, यस हमने ही उन्हें अटेंड किया था, पर उनकी तो डेथ हो चुकी है। फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अभिनव, क्योंकि वह जिंदा है। हम अपनी आंखों से उन्हें देख कर आ रहे हैं। डॉक्टर हंसते हुए बोला, सर जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। अभिनव उसे गुस्से से देखकर बोला, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब सच सच बताइए उस दिन क्या हुआ था। डॉक्टर उसके गुस्से से भरी आंखें देखकर थोड़ा घबरा गया। अभिनव, अब आप बताएंगे या हम खुद पता करें। उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर समझ गया अभिनव गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अभिनव ऊंची आवाज में बोला, बताइए। डॉक्टर दिमाग पर जोर डालकर बोला, हाँ याद आया। उस दिन कुंवर रानी सा के बॉडी डोनेट करने के बाद उसी दिन एक पेशेंट आई थी जिसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसकी जान बचाना जरूरी था, इसलिए हमने कुंवर रानी सा का चेहरा उन्हें दे दिया। अभिनव उसकी बातें सुनकर बोला, क्या उनका नाम बता सकते हैं। डॉक्टर ने रिकॉर्ड चेक करके कहा, उनका नाम शिखा सिंह राजपूत है। बॉडी बुरी तरह जलने से और सिर पर चोट लगने से वह प्लास्टिक सर्जरी के बाद करीबन 5 महीने तक कोमा में थीं। होश आते ही हमें पता चला कि वह अनाथ हैं। उन्होंने अपने बारे में सब बताया, तब जाकर हमें उनकी आइडेंटिटी पता चली। अभिनव, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। अभिनव वहां से चला गया। उसके जाते ही डॉक्टर ने किसी को फ़ोन किया। कॉल रिसीव करते ही डॉक्टर ने काम हो गया। कुछ देर बात करके उसने फ़ोन काट दिया। अभिनव जैसे ही घर पहुंचा, देखा नेहा उसी का इंतजार कर रही थी, पर अभिनव ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कमरे में जाने लगा। नेहा उसके पीछे आते हुए बोली, अभी खाना तो खा लीजिए। अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा जल्दी से उसके सामने आ गई। अभिनव रुककर उसे गुस्से से देखने लगा। नेहा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। काम का गुस्सा आप हम पर और खाने पर क्यों निकाल रहे हैं। अभिनव, नेहा हमारे रास्ते से हटिए, हमारा मूड ठीक नहीं है। नेहा मुस्कुराकर उसके करीब बढ़कर बोली, नहीं हटी तो, वैसे भी अब तो आपकी बीवी हूँ, रोकने का पूरा हक बनता है। अभिनव चिढ़ते हुए बोला, नेहा जी
आप अपना ये पत्नी पुराण बंद करेंगी? हमारा दिमाग खराब है, फिर आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। नेहा, हाय, हमें तो आपकी हर सजा मंजूर है, आप दीजिए तो सही, पत्नी पुराण भी बंद कर देंगे। अभिनव उसे गुस्से से घूर रहा था और नेहा उसे मुस्कुराकर देख रही थी। अभिनव गुस्से में उसे उंगली दिखाकर बोला, आप कभी हमारी दोस्त हुआ करती थीं, इसलिए आप अभी तक जिंदा हैं। हमने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। नेहा उसके गले में बाहें डालकर बोली, क्या है ना मिस्टर हस्बैंड, मुझे सीधी बात करने की आदत है और आपको सीधी बात समझ नहीं आती, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही थोड़ा टेढ़ा हो जाएं। अब आप माने या ना माने, बीवी तो हम आपकी ही हैं, वो भी लीगली। अभिनव उसकी मुस्कान से और ज्यादा चिढ़ रहा था। उसने नेहा के हाथ झटके और कमरे में जाकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नेहा दरवाजे के बाहर से चिल्लाते हुए बोली, अभी जी मुझसे पीछा छुड़ाने के बारे में भूल जाइए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे भी ज़्यादा जिद्दी हूँ, देखते हैं कब तक आपकी जिद चलेगी। नेहा इस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी। कहने को वह विदेश की रहने वाली थी, फिर भी बिना किसी के बताए वह इंडियन कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानती थी। इस वक्त वो हिंदुस्तानी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। अभिनव एक तो पहले से परेशान था, ऊपर से अब नेहा की बातों से चिढ़ चुका था। आरव घर पर आकर सीधे कमरे में जा चुका था। उसने शिखा को पाखी समझ लिया था। शिखा के इतनी बार मना करने के बावजूद उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वह शिखा नहीं है। किरण कमरे में आई। उसकी आहट महसूस कर आरव ने आंखें बंद कर लीं। किरण ने उसे देखा। उसे लगा आरव सो गया है। उसने वरुण को देखा, जिसने अपने पैरों से साइकिल चला चला कर ब्लैंकेट शरीर से हटा दिया था। किरण उसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, शैतान, पूरा दिन मस्ती करने के बाद रात में पैरों में दर्द होने से इनको साइकिल सूझती है। किरण ने उसे वापस ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके पास लेट गई। किरण आंखें बंद कर चुकी थी। आरव ने धीरे से आंखें खोलीं। एक बार फिर शिखा की बातें याद आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। वहीं समर्थ बेड पर लेटा उस कार्ड को देख रहा था। शिखा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने कुछ सोचकर उसका नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करते ही आवाज आई, हेलो हेलो हेलो, एनीबडी देयर, हेलो आर यू लिसन। समर्थ हल्का मुस्कुराकर उसकी आवाज़ सुनता रहा। कुछ देर हेलो हेलो करने के बाद शिखा ने गुस्से में सुनाकर कॉल कट कर दिया। समर्थ ने मुस्कुराकर फ़ोन सीने पर रखा और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन सब अपने काम में बिजी थे, पर अभिनव शिखा के ऑफिस पहुंच चुका था। शिखा ने मिलने से मना कर दिया। अभिनव ने मैनेजर को एक डील के बारे में बताया। जब मैनेजर ने ये बात शिखा को बताई तो शिखा ने कुछ सोचकर मुस्कुराकर कहा, अंदर भेजो। मैनेजर को उसकी मुस्कुराहट कुछ समझ नहीं आई। उसने जाकर अभिनव को अंदर भेज दिया। अभिनव के आते ही शिखा खड़ी होकर चलते हुए उसके सामने आकर बोली, आज राजा साहब मेरे ऑफिस का रास्ता कैसे भूल गए? एवरीथिंग इज फाइन। अभिनव मुस्कुराया और जैसे ही चेयर पर बैठने को हुआ, शिखा ने चेयर खींच ली, जिससे अभिनव जमीन पर गिर गया। शिखा उसकी तरफ थोड़ा झुककर बोली, मिस्टर अभिनव, या तो आपकी किस्मत खराब है या आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं जो आपको इतनी बड़ी चेयर नहीं दिखी। ये आपको देखने में प्रॉब्लम है। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आपकी आंखों का चेकअप यहीं कर लेते हैं। शिखा टेढ़ा मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी और अभिनव को उसकी मुस्कुराहट चुभ रही थी। शिखा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, राजा साहब, आप पहले से ही बहुत गिर चुके हैं, अब और गिरने की जरूरत नहीं। इतना काफ़ी है ये बताने के लिए कि आप कैसे इंसान हैं। अभिनव ने गुस्से से उसका हाथ हटाया और उठकर चेयर पर बैठ गया। शिखा मुस्कुराकर जाकर अपनी चेयर पर बैठकर बोली, उफ, ये गुस्सा, वैसे कितने लोगों को मारा है इसने? अभिनव नीचे सिर किए इस तरह मुस्कुराया जैसे वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो रहा हो। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, काफ़ी कुछ जान लिया आपने हमारे बारे में, जान सकते हैं क्यों? शिखा फुल एटीट्यूड के साथ बोली, क्या है ना, अगर यहाँ अपना एम्पायर खड़ा करना है तो दोस्त और दुश्मन दोनों की जानकारी तो रखनी पड़ेगी। क्या पता किसे मात देनी पड़ जाए। अभिनव, नॉट बैड। ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है आपका। वैसे हम कौन सी लिस्ट में आते हैं, दोस्त या दुश्मन? शिखा ने उसे ताना मारते हुए बोला, वो आप पर डिपेंड करता है।
वैसे हमने सुना है आपकी और समर्थ सिंह राजपूत की ज़्यादा जमती नहीं है। ऐसा क्या किया था आपने अभिनव? अच्छा होगा अगर आप अपने काम से काम रखें। शिखा, फिलहाल तो आप मेरे ऑफिस में हैं, तो आप मेरे मेहमान हुए और मैं अपने मेहमानों से बहस करना पसंद नहीं करती। वेल, आप डील की सारी बातें मैनेजर से कर लीजिए, मुझे कुछ काम है, चलती हूँ। अभिनव, हम आपसे डील करने आए हैं। आप चाहें तो हम मिलकर काम कर सकते हैं, दोनों कंपनियों को एक साथ जोड़कर। शिखा को कुछ समझ नहीं आया। वह जल्दी ही उसे अपना जवाब मिल गया। शिखा उसके सामने आकर बोली, इसके बदले आप हमसे क्या लेंगे? अभिनव बिना हिचकिचाहट के बोला, आप चाहिए हमें। शिखा हंसते हुए बोली, आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे मैं दुकान में रखा कोई सामान हूँ जिसे आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं। अभिनव बिना किसी भाव के बोला, जो समझना है समझिए, लेकिन हमें आप चाहिए। शिखा अब गुस्से से भरी आवाज में बोली, इम्पॉसिबल, मैं अपनी कंपनी खुद चला सकती हूँ। आपकी इस डील की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और आपको याद दिला दूँ, आपकी शादी हो चुकी है। अब अभिनव हैरान था। शिखा को उसके घर की बात तक पता थी जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। अभिनव तो उससे यहाँ ये बात करने आया था कि क्या वो पाखी की जगह लेगी, जिससे इन 2 सालों में समर्थ उसके साथ जो किया उसका बदला ले सके। लेकिन यहाँ तो शिखा ने उसे ही झटका दे दिया। अब उसे समझ आ चुका था, शिखा से अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं। उसने जल्दी से बात संभाल कर कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम यहाँ बस मीटिंग के लिए आए थे, पर आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर ये सब बोल दिया। शिखा मुस्कुराकर बोली, राजा साहब भूलिए मत, आप शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी रानी साहिबा को पता चला तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। शिखा वहाँ से चली गई। अभिनव उसकी बात से चिढ़ा जरूर था, पर पता नहीं क्यों वो एक मुस्कान उसके चेहरे पर छोड़कर जा चुकी थी। रात को समर्थ सबके सोने के बाद चुपचाप घर से निकला। जैसे ही गार्ड्स उसके पीछे बढ़े, उसने उन्हें घूर कर देखा तो सब वहीं रुक गए। समर्थ उन्हें धमकी देते हुए बोला, खबरदार, अगर घर में किसी ने कुछ बताया तो हम मुझसे उसकी नौकरी छीन लेंगे। गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े हो गए। समर्थ गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। गार्ड्स में से किसी ने घर में कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद समर्थ ने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी। बंगला काफी खूबसूरत और पूरा गार्ड से घिरा था। समर्थ गाड़ी से उन्हें देखकर बोला, अब इन सफेद उल्लुओं से कैसे निपटा जाए? ऐसे तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा। कुछ सोचकर वो गाड़ी से उतरा और बंगले के पीछे चला गया। समर्थ कंपाउंड की दीवार फांदकर अंदर आया। उसने गर्दन इधर उधर घुमाकर देखा। सारे गार्ड्स अलर्ट थे। समर्थ कुछ कदम चला, इतने में 2 गार्ड्स उस तरफ आ गए। समर्थ जल्दी से पेड़ के पीछे नीचे झाड़ियों में छुप गया। उसने धीरे से झाड़ियों से झांक कर देखा। गार्ड्स जा चुके थे। समर्थ बाहर निकलकर गहरी सांस लेकर बोला, बच गए, वरना आज पकड़े जाते। समर्थ दबे पांव गार्ड से बचते बचाते आगे बढ़ने लगा। एक कमरे की बालकनी के नीचे खड़ा होकर ऊपर देखते हुए बोला, बस किसी तरह ये पार कर ले, हो गया। कुछ देर बाद समर्थ बालकनी में था। बालकनी का दरवाजा खुला था। समर्थ सीधे अंदर आ गया। इतने में शिखा भी अपने वाल टॉवल से पोंछते हुए बाहर आ गई। वो बड़बड़ाते हुए चल रही थी, आजकल मौसम का भरोसा नहीं, कभी भी खराब हो जाता है। आज तो पूरा भीग गई। उसे देखते हुए अब तक समर्थ ने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थीं, बस एकटक शिखा को देखे जा रहा था। शिखा इस वक्त वाइट और रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में थी। शिखा ने टॉवल सोफे पर फेंका और जैसे ही ड्रेसिंग के सामने आई, मिरर से नजर समर्थ पर पड़ी। शिखा जल्दी से पलटकर हैरानी से बोली, हे, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड्स ने आपको अंदर कैसे आने दिया? समर्थ उसकी आवाज़ सुनकर होश में आ चुका था। गार्ड्स ने हमें नहीं आने दिया। शिखा छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरते हुए बोली, फिर आप अंदर कैसे आए? समर्थ ने बालकनी की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ से। शिखा ने बालकनी की तरफ देखा, फिर समर्थ की तरफ देखकर गुस्से से बोली, हाउ, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बिजनेसमैन और राजा होते हुए किसी लड़की के कमरे में चोरी छिपे आते हुए। आप रुकिए, मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। शिखा ने जैसे ही सिक्योरिटी अलर्ट का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया,
समर्थ ने जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। शिखा गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर समर्थ, आप अच्छा नहीं कर रहे, छोड़िए मुझे। यहाँ सबके सब पागल ही हैं, एक से बढ़कर एक। एक बार छूट जाऊं फिर बताती हूँ, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। समर्थ पीछे से थोड़ा सख्ती से बोला, जो करना है कर लीजिए, पर दूर जाने की बात नहीं करना। जो बताना है बाद में बताना, अभी आप हमारी कहानी सुनिए। शिखा ने बुरी तरह चिढ़ते हुए कहा, मुझे आपकी फालतू कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है, छोड़िए मुझे। समर्थ ने छोड़ने की जगह उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। शिखा ने दूसरे समर्थ को मारना चाहा तो समर्थ ने उसका हाथ बीच में ही पकड़कर उसे भी मोड़ते हुए पीठ से लगा दिया और शिखा को पलटकर खुद से सटा लिया। शिखा उससे गुस्से से देख रही थी। समर्थ ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर खुद से सटा रखा था और दूसरे हाथ से उसके चेहरे के गीले बालों को हटाकर बोला, मिस शिखा, आपको हमारी कहानी तो सुननी होगी, आपकी मर्जी हो या ना हो। शिखा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी पर छूट नहीं पा रही थी। शिखा ने जोर से अपना पैर समर्थ के पैर पर दे मारा। दर्द की वजह से समर्थ की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर शिखा ने समर्थ को धक्का दे दिया, जिससे समर्थ पीछे रखे सोफे पर गिर गया। शिखा ने उसे उंगली दिखाकर कहा, डोंट डेयर टू टच मी, अदरवाइज आई विल किल यू। समर्थ मुस्कुराकर बोला, नो यू कांट। शिखा जिस हाथ से उसे उंगली दिखा रही थी, समर्थ ने उसी हाथ की कलाई पकड़कर शिखा को खींच लिया। शिखा को संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो जाकर समर्थ की गोद में बैठ गई। समर्थ ने उसे कसकर कमर से पकड़ रखा था ताकि वो भाग ना सके। समर्थ, बस हमारी कहानी सुन लीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। शिखा के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने छूटने की कोशिश बंद कर दी। समर्थ मुस्कुराकर बोला, एक लड़की थी, बिल्कुल आप जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, पर आप जैसी बहादुर नहीं थी। उनके माता पिता भी नहीं थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक घटिया इंसान से हुई। उसकी हरकतों की वजह से लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। लड़के ने उससे बदला लेने के चक्कर में शादी करके तुरंत उस लड़की को तलाक दे दिया। लड़की पूरी तरह टूट गई। कुछ महीनों बाद अपनी प्यार की वजह से लड़की ने खुद को संभाल लिया। फिर उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। वह लड़का उस लड़की को अपनी बहन बनाकर अपने घर ले गया। लड़की को उस परिवार में बहुत प्यार मिलता। एक साल बाद लड़की के पिता के दोस्त का बेटा था, यूएसए में रहता था। उसके आने की खबर मिली। लड़का जैसे ही हिंदुस्तान आया, पता चला उसके पिता ने उसके सक्सेस की खुशी में पार्टी रखी है। लड़के को कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वो मॉल चला गया। उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई। पहली नज़र में ही उस लड़की की सादगी, उसकी खूबसूरती उस लड़के के दिल को भा गई। लड़के ने दोबारा मिलने की प्रार्थना की। शाम को पार्टी में लड़के को पता चला कि वह लड़की उसके दोस्त की बहन और उसके पिता के दोस्त की बेटी है। उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। उसी दिन लड़के को ये भी पता चला कि वह लड़की भी उसे पसंद करती है। शिखा, एक मिनट, लड़की उसे कैसे पसंद करती है? वो तो पहली बार उससे मिली थी। शिखा को कहानी में इंटरेस्ट हो रहा था, इसलिए उसने अचानक ये सवाल पूछ लिया। समर्थ, जैसे वह लड़का उसे पसंद करता था। लड़के को इस बात का गुस्सा आया कि लड़की उसे पसंद करती है, फिर भी मान नहीं रही। लड़के ने गुस्से में उससे एक ऐसी बात कह दी जो पहले वाले लड़के ने उससे कही थी, जिससे लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़का ये नहीं जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है। लड़के का भाई उसे ले गया। सब उस लड़के से नाराज हो गए। तब उस लड़के की माँ ने उसे सच बताया। दूसरे दिन से लड़का लड़की को मनाने लगा, पर लड़के की बात उसके दिल पर लग गई थी। लड़की ने उसे माफ कर दिया, पर अपनाया नहीं। समाज के डर से उसने अपना प्यार छुपाए रखा। लड़के ने बहुत तरीके अपनाए, काफ़ी मेहनत की, पर लड़की नहीं मानी। आखिरकार लड़के ने वापस जाने की ठान ली। लड़का एयरपोर्ट पर चला गया। उसने जाने से पहले ही लड़की वहां आ गई। उसने उसे एक थप्पड़ लगाया और गुस्सा भी किया। लड़के ने जाना कैंसिल कर दिया। दोनों की सगाई हो गई। शादी से 2 दिन पहले वो पहले वाला लड़का वापस आ गया। उसने उनकी शादी रोकने की कोशिश की,
पर नहीं रोक पाया उनकी शादी। उनकी शादी हो गई। उसके बाद उस पहले वाले लड़के ने बताया कि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर लड़के ने उस लड़की को उसके साथ नहीं भेजा तो बहुत बुरा करेगा। लड़की ने जाने से मना कर दिया। लड़के ने भी उसे नहीं भेजा। दूसरे दिन वह पहले वाला लड़का वकील और मीडिया के साथ घर आ गया। शिखा समर्थ के चेहरे को देख रही थी, जिस पर उन यादों को याद करते हुए दर्द में भी मुस्कान थी। समर्थ। फिर उस लड़के ने राजा के फैसले करने को कहा। राजा ने सबूत देकर फैसला उसके हक में किया, क्योंकि जिनकी शादी हुई थी वह लड़का लड़की उस राजा के बेटा और बहू थे। लड़के ने उनके फैसले का विरोध किया, पर वे नहीं माने। लड़के ने अपनी पत्नी से उस इंसान के साथ जाने को कहा, ये कहकर कि वह उस पर भरोसा रखे। लड़की ने उसके हाथों को झटका और गुस्से में वहां से चली गई। सब उस लड़की को ढूंढने लगे। लड़की उनके दुश्मन को मिली, यानी उसके पहले पति को मिली, पर लड़की ने उसके साथ जाने से मना किया और खुद को गोली मार ली। शिखा बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, फिर क्या हुआ उस लड़की का? समर्थ नम आंखों से बोला, लड़का उसे अस्पताल लेकर गया। वह लड़की मर गई। उसका पति भाई बुरी तरह टूट गए। सब उससे बहुत प्यार करते थे। समर्थ की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखा उसके आंसू पोंछकर उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोली, और आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? हम सब जानते हैं, हमने जिया है इस कहानी को। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। समर्थ थोड़ा नाराजगी से बोला, बस अब और नहीं। आप अपना ये ड्रामा ना इस अभिनव सिंह के सामने करना, हमारे सामने नहीं। शिखा मुस्कुराकर बोली, पति जी, हम अपना ड्रामा उसी के सामने करते हैं। आज सुबह भी वह गाड़ी से हमें देख रहा था, इसलिए हमने आपके और भाई साहब के साथ वैसा व्यवहार किया, कितना कुछ कह दिया। हम सोच भी नहीं सकते उन्हें कितना बुरा लगा होगा। समर्थ। तो बीबी जी, घर कब चलने का इरादा है? हम सबके साथ साथ आपका भतीजा भी इंतजार कर रहा है। उसने आपको कभी देखा नहीं, बस तस्वीर में देखा है, फिर भी आपसे बहुत प्यार करता है। आरव हमेशा उन्हें आपके बारे में बताते हैं। पाखी उदासी से बोली, बस और मत बताइए, वरना हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। और अभी तो हमारा मिशन शुरू हुआ है। उन्होंने जो हमारे साथ किया उसकी सजा तो हम उन्हें देकर रहेंगे। उस कुत्ते गधे पागल सड़ियल अड़ियल हार्टलेस इंसान की पुंगी ना बजाई तो मेरा नाम भी पाखी नहीं। अब तो मैं उसकी जान लेकर रहूंगी, जरूरत पड़ने पर खा भी जाऊंगी। समर्थ। एक मिनट एक मिनट, हमने आपको वहां फाइट सीखने के लिए भेजा था, गालियां नहीं। पाखी उसे दांत दिखाकर बोली, पति जी, आप इन्हें गालियां कहेंगे तो असली गालियों को क्या कहेंगे? पाखी ने जैसे ही आगे बोलने के लिए मुंह खोला, समर्थ उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, नहीं ये सब ना, आप अपने दुश्मन के लिए बचा कर रखिए। पाखी उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, पता है हमने आपको कितना मिस किया। समर्थ ने मुस्कुराकर उसकी खुली कमर पर उंगलियां चलाते हुए पूछा, कितना? पाखी हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, पति जी क्या कर रहे हैं? गुदगुदी मत कीजिए। समर्थ दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर उंगलियां चलाते हुए बोला, बताइए कितना मिस किया, हमें भी तो पता चले। हमारी बीबी जी ने हमें कितना मिस किया। पाखी जल्दी से खड़ी होकर बोली, पति जी पहले आप अपने हाथों को कंट्रोल कीजिए। समर्थ उसके सामने खड़ा होकर बोला, और अगर नहीं किए तो? पाखी सोचते हुए बोली, तो हम आपको नहीं बताएंगे हमने आपको कितना मिस किया। समर्थ आईब्रो ऊपर करके बोला, अच्छा बीबी जी सोच लीजिए, आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। समर्थ ने अपने हाथों को देखकर मुस्कुराते हुए हवा में उंगलियां घुमाते हुए कहा, हम भी आपसे पूछकर रहेंगे आपने हमें कितना मिस किया। पाखी उसके हाथों को देखकर पीछे होते हुए बोली, नहीं। समर्थ आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ। समर्थ ने जैसे ही पाखी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पाखी झुककर बचते हुए निकलकर उसे जीभ दिखाते हुए बोली, पति जी, अब हम तो नहीं रहे जिसे आप आसानी से पकड़ लेते हैं। इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं आने वाले, चाहे तो कोशिश करके देख लीजिए, रेत की तरह हाथ से निकल जाएंगे। समर्थ उसके पीछे चलते हुए बोला, अब हम भी आपको पकड़ सकते हैं। आप सबके लिए बदल गई होंगी, हमारे लिए नहीं। समर्थ ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, पाखी फिर बचकर निकलते हुए हंसकर बोली, देखा, कहा ना, अब हम आपके हाथ नहीं आने वालों में से हैं। समर्थ वहीं खड़ा होकर मुंह बनाते हुए बोला, वेरी बैड बीबी जी, आप अपने पति की बात नहीं मान रही।
पाकी हाथ बांधकर समर्थ को चिढ़ाते हुए बोली, बेचारे पति जी, आप ना रहने दीजिए, आपसे नहीं होने वाला, आप गुदगुदी करने का इरादा छोड़ दीजिए। समर्थ जोश के साथ बोला, फिर तो बीबी जी आप हार मान लीजिए, आपको पकड़ने के बाद हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। पाकी एटीट्यूड के साथ बोली, डन। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, सोच लीजिए, राजपूत अपनी जुबान से मुकरा नहीं करते। पाकी सोच में पड़ गई, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने हाँचो कर दी थी। इतने में उसे कदमों की आहट सुनाई दी। पाकी जल्दी से बेड के ऊपर से होते हुए दूसरी साइड जाकर बोली, ये तो गलत बात है, आप हमारा ध्यान भटका रहे हैं। समर्थ जैसे ही आगे बढ़ा, अपना पैर पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोला, आह लग गई, बहुत जोर से लग गई। पाकी जल्दी से उसके पास आकर चिंता से बोली, आप ठीक तो हैं ना, देखकर चलना चाहिए था। समर्थ ने मुस्कुराकर पाकी का हाथ पकड़ लिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर पाकी चिढ़ते हुए बोली, नौटंकी फरेबी धोखेबाज चीटर। समर्थ ने एक झटके से उसे कमर से पकड़कर दूसरी तरफ लिटाकर कहा, बीबी जी ये ज्यादा हो रहा है, माना हमने चीटिंग की, पर इतने सारे नाम, हमें ये शिखा सिंह राजपूत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप हमारे सामने ना हमारी प्रियतमा बनकर रहा कीजिए, ना कि ये ओवर स्मार्ट घमंडी अकड़ू शिखा सिंह राजपूत। आई हेट दैट गर्ल। पाकी हंसते हुए बोली, पति जी भूलिए मत, शिखा भी हम ही हैं, और आपकी पाकी भी। अगर हम शिखा के फॉर्म में आ गए तो आपको अफसोस होगा। समर्थ पाकी को गुदगुदी करते हुए बोला, वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें इतने सारे नाम देने का बदला तो लेने दीजिए। पाकी लोटपोट होकर हंसे जा रही थी। कुछ देर बाद पाकी चिल्लाते हुए बोली, बस। समर्थ गुदगुदी करना बंद करके हैरानी से उसे देखने लगा। पाकी समर्थ को घूरकर बोली, अब हमारी बारी। पाकी ने समर्थ को गुदगुदी करनी चाहिए, पर समर्थ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समर्थ ने पाकी के हाथों को देखा, फिर उसका चेहरा देखा। पाकी उसे गुदगुदी ना लगता देखकर मुंह बनाते हुए फिर से गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी। इस बार समर्थ की हंसी छूट गई। समर्थ हंसते हुए बोला, हो गया या और करना है? अगर करना है तो कीजिए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्राई ट्राई। पाकी हाथ बांधते हुए चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, नहीं करना। समर्थ ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, हम तो बस आपको परेशान कर रहे थे। पाखी समर्थ को देखने लगी। समर्थ दूसरी साइड लेटकर अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर सीलिंग को देखने लगा। पाखी ने अपना सर उसकी बाजू पर रखा और उससे चिपट कर लेटी रही। कुछ देर की खामोशी के बाद समर्थ बोला, इन 2.5 सालों में हमने कितने झूठ बोले, कितनी कहानियां बनाई, कितनों के दिल दुखाए। परिवार वालों को जब सब पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। पाखी उसके गाल पर किस करके बोली, सब ठीक होगा, इस बार कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये सब हमने उनके लिए ही किया है। अभिनव ने इतना कुछ कर दिया था जिससे हम घबरा गए थे, ये सोचकर कि हमें आपसे दूर जाना होगा, इसलिए हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। समर्थ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, महादेव को शुक्र है आप ठीक हैं, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन 2.5 साल आप हमसे दूर रहीं, जिससे हमारा सपना टूट गया। पाकी सवालिया ढंग से बोली, कैसा सपना? समर्थ खुशी से बोला, अगर आप हमारे साथ होती तो अब तक हमारे वरुण जैसे गोलू मोलू क्यूट से बच्चे होते। कितना क्यूट बच्चा है वरुण। उन्हें हैंडसम कहना नहीं आता तो उन्होंने हमारा नाम हैंडपंप रखा है। पाकी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर इमेजिन करके वरुण के बारे में सोचने लगी। समर्थ से अक्सर लैंडलाइन से बात होती थी। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए लैंडलाइन से भी कम ही बात होती थी। अक्सर समर्थ महीने के 3-4 दिन उसी के साथ बिताता था, बिना किसी गार्ड या किसी को बताए बिना ही। समर्थ उसकी तरफ देखकर बोला, हमें भी वरुण जैसा क्यूट सा बच्चा चाहिए। पाखी ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। समर्थ ने मुस्कुराकर उसे कसकर बाहों में भर लिया। सुबह के 4 बज रहे थे। समर्थ ने धीरे से उठने की कोशिश की। इतने में पाखी की नींद खुल गई। इन दिनों उसकी नींद काफी कच्ची हो चुकी थी। समर्थ को शर्ट पहनता देखकर बोली, आप इस वक्त क्यों जा रहे हैं? समर्थ उसके माथे पर किस करके बोला, बीबी जी 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, अगर हम घर नहीं पहुंचे तो हंगामा हो जाएगा और आपके उन उल्लुओं से बचकर कार तक जाने में ही 15 मिनट या आधा घंटा तो यहीं चला जाएगा।
पाखी मुंह बनाकर बोली, आपके ही भेजे हुए उल्लू हैं, लेकिन अपने बॉस को जानते तक नहीं। बस ड्यूटी ड्यूटी करके 24 घंटे मधुमक्खी कैसे शहद के आसपास मंडराती रहती है, वैसे ही ये हमारे पीछे मंडराते हैं। समर्थ मुस्कुराकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। पाखी झल्लाते हुए बोली, क्या खाक अच्छी बात है, 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। समर्थ, हम सिखा नहीं। पाखी मुस्कुरा दी। समर्थ जैसे आया था वैसे ही चला गया। पाखी बालकनी से उसे देख रही थी। समर्थ ने कार के पास पहुंचकर बाय करके उसे फ्लाइंग किस पोज की और चला गया। पाखी वापस आकर सो गई। समर्थ जैसे ही घर पहुंचा तब जाकर गार्ड ने राहत की सांस ली। अब तक उनकी जान हलक में अटकी हुई थी। अगर समर्थ नहीं आता तो अगले 1 घंटे में उनकी जान और नौकरी दोनों चली जाती। गार्ड समर्थ को ही देख रहे थे। उनकी नज़रों का पहरा खुद पर महसूस कर समर्थ उन्हें घूर कर बोला, अपना काम कीजिए, घूरने की जरूरत नहीं है। गार्ड ने अपना सर झुका लिया। समर्थ चुपचाप अपने कमरे में चला गया, फ्रेश हुआ और कुछ सोचकर वापस घर से निकल गया। इस बार कुछ गार्ड्स उसके साथ थे और एक को उसने घर पर रहने को कहा था कि आज उसे कुछ काम था, इसलिए वह जल्दी ऑफिस चला गया। गार्ड ने उससे कुछ कहे बिना ही हाँ में सर हिला दिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।